फ्रेंड्स, वेलकम टू सान स्टडी। एक बार फिर से सभी का स्वागत है सान स्टडी पर। दोस्तों, आपने अभी तक सान स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज फिर मैं लेके आया हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का अगला सेट। तो ये बाल विकास का हमारा 10वां सेट है। ठीक, 9 जो सेट हमने पिछले बनाए उनकी सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, जो सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अवप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी जन्मजात तथा अर्जित, या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अभिप्रेरणा है वो कैसी होती है, एक तो होती है जन्मजात और दूसरी होती है अर्जित। मतलब जो एक जन्मजात प्रेरक होते हैं और एक अर्जित प्रेरक होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायतः जन्मजात और अर्जित प्रेरणा के आधार पर किया है। जन्मजात प्रेरणा जो क्या क्या होती हैं, जन्मजात प्रेरक वो होते हैं जैसे नींद, भूख, काम आदि। और जो अर्जित प्रेरणा होते हैं जो हम बड़े होकर अर्जित करते हैं, जैसे उपलब्धि, सत्ता, चिंता, अनुमोदन आदि, तो ये अर्जित प्रेरणा होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, वो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी समझ में आया होगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 हमारा कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसा है, सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी शून्य, या सभी। तो जो सीखना है तो जब पहले सीखने का प्रभाव कई नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तथा इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। मतलब जो सीखने का स्थानांतरण क्या है, जिस पर कई नई अनुक्रिया जो होती हैं उनके पे निष्पादन पे जो प्रभाव पड़ता है वही सीखने का स्थानांतरण है। और वो कैसा होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और कभी कभी शून्य भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी संबंधवाद, या ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद। तो देखो, अंतर्दृष्टि यानी अंतर्दृष्टि का मतलब सूझ का सिद्धांत, और सूझ का सिद्धांत इसे क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि को सूझ का सिद्धांत कहते हैं। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद। ठीक, अगर हम देखें तो सूझ के सिद्धांत यानी जो है और एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया में क्या अंतर है। एक ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी सूझ के सिद्धांत में और एसआर थ्योरी में क्या अंतर है, यहाँ पे हम देखो एक लाइन से समझेंगे। एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया में जो कहा था कि जो समस्या का समाधान है वो उद्दीपक अनुक्रिया के संबंधों में धीरे धीरे होता है। जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया गया था तो उसने कहा था कि पहले जो होगा हमारे पास वो स्टिमुलस होगा तो वो पहला R1 रिस्पॉन्स होगा, फिर R2 रिस्पॉन्स होगा, फिर R3 रिस्पॉन्स होगा। लेकिन सूझ के सिद्धांत में क्या कहा था कि सूझ के सिद्धांत में ये कहा है कि जो हम लोग जो समस्या होती है उसका समाधान धीरे धीरे नहीं होता, R1 या R2 की सीरीज नहीं होता, अचानक से हो। जो सूझ होती है अचानक से सूझ आ जाती है और उसी से ये हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक, तो गेस्टाल्टवादी और इसमें एसआर थ्योरी में अंतर समझ में आया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेस्टाल्टवाद। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमारा कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी यहाँ पे स्किनर होगा, और ऑप्शन सी यहाँ पे होगा ए बिंग हॉस। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है तो यहाँ पे होगा एबिंग हॉस, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, एबिंग हॉस है। और चौथा है बार्टलेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एबिंग हॉस। जो एबिंग हॉस ने ही सीखने की सामग्री में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 हमारा कह रहा है कि सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, या ऑप्शन डी कोहलर ने। तो जो सीखने के नियम है वो सबको पता होगा कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कितने नियम दिए सीखने के, अगर दिया जाए तो इन्होंने 2 सीखने के नियम में 2 वर्ग में बांटा था। एक जो मुख्य नियम थे और दूसरे जो गौर नियम थे। ठीक, मुख्य नियम में कौन कौन से आते हैं, मुख्य नियम में वो नहीं आते हैं जैसे उन्होंने 3 दिए थे। एक
पहला था तत्परता का नियम, मतलब अगर जब तक व्यक्ति तत्पर नहीं होगा तब तक सीखना नहीं होगा। और उसके बाद दूसरा था, तत्परता के बाद दूसरा था कौन सा, अभ्यास का नियम, यानी तत्पर होगा उसके बाद जब अभ्यास करेगा फिर इन पे प्रभाव पड़ेगा। तो कौन कौन इसने जो थॉर्नडाइक ने जो मूल नियम थे वो थे, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि सीखना है ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, ऑप्शन बी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या डी सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी। सीखने से व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास में परिणाम भी होता है और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है। जो हमारी जो बिहेवियर है उसमें स्थायी परिवर्तन भी होता है। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, ऑप्शन ए तत्परता, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी गतिशीलता, या ऑप्शन डी आनुवांशिकता। तो जो शारीरिक वृद्धि और विकास हैं वो अभिवृद्धि कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिवृद्धि। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 हमारा कह रहा है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है, ऑप्शन ए डेवी का, ऑप्शन बी गिलफोर्ड का, ऑप्शन सी क्रूज का, या ऑप्शन डी रॉस का। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया था हमें रॉस महोदय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉस। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, मतलब कौन सा जो सर्वोत्तम बैठ रहा है। ठीक, ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो आपने डीएलएड अगर किया हो तो उसमें, या बीएड किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा समावेशी शिक्षा। समावेशी में शिक्षा हमें क्या कहती है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक, चाहे वो कम आईक्यू का हो, चाहे ज़्यादा आईक्यू वाला हो, चाहे सामान्य हो, चाहे ना सामान्य हो, असामान्य हो, लेकिन वो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसीलिए सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया, या ऑप्शन डी विद्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बालक। जो प्राचीन काल में थी जो गुरुकुल, उस समय जो गुरुकुल होता था उस समय जो टीचर यानी गुरु प्रधान होता था, लेकिन वर्तमान में जितनी भी सारी शिक्षाएं, जितनी भी शिक्षाएं है वो सारी सबका केंद्र क्या होता है, बालक, यानी बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण करना, ऑप्शन बी शीघ्र पहचान करना, ऑप्शन सी अच्छी धारणा, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना में जो चेतना है उससे पुनः लाने में जो शक्ति होती है उसे स्मृति कहते हैं। ठीक, जैसे आपने कुछ कहीं पहले देखा या पढ़ा, उसके बाद अचानक से किसी टीचर्स ने पूछ दिया बताओ ये क्या है, तुमने तुरंत अगर उसको पहले स्मरण किया, उसको दिमाग में पहचान की और धारणा करके व्याख्या कर दी, तो वही तो अच्छी स्मृति है। तो ये तीनों गुण आते हैं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन ए क्रोध और भय, ऑप्शन बी स्नेह और प्रेम, या ऑप्शन डी उत्तेजना या भाव में उथल पथल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। देखो, क्रोध और भय, स्नेह, प्रेम, ये तो एक संवेग हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ है जो अपने भाव, उत्तेजना और भाव में जो उथल पथल होती है वही होती है। अगर क्रोध आ रहा तो ज़्यादा वो भाव चेंज हो जाएंगे, अगर शांत है तो वो अलग होगा। ठीक, डर लग रहा तो उसका भाव अलग होगा। तो जो उनमें उत्तेजना में उथल पथल होती है भावों में, वही क्या वो कहलाते हैं, संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तेजना या भाव में उथल पथल। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था है, ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी समन्वय, या ऑप्शन डी अनुकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुकरण। सीखने की जो प्रथम अवस्था है वो अनुकरण होती है। ठीक,
अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न करता है। आगे चलते हैं 14 हमारा कह रहा है कि मानसिक आयु की प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने, या ऑप्शन डी साइमन बेने ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइमन बेने। मानसिक आयु मतलब मेंटल एज, यानी जो हम लोगों ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो सूत्र पढ़ा होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो वो किसने दिया था? साइमन बेने ने। बुद्धि परीक्षण में जो यही काम आता है। तो ये साइमन जो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था वो किसने? साइमन बेने ने। ठीक, आगे चलते 15 हमारा कह रहा है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए मॉन्टेसोरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, या ऑप्शन डी किंडरगार्टन विधि, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी। जो शैशवावस्था यानी जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है उसके लिए मॉन्टेसोरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि सभी इम्पोर्टेंट है। आपको पिछली बार में बताया होगा, पिछले वीडियो में बताया है कि मॉन्टेसोरी विधि किसने दी, खेल विधि किसने दी और किंडरगार्टन विधि किसने दी। ये तीनों बार में बताया था, जाके पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 जो 16 हमारा कह रहा है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। कैसे? देखो, बाल विकास में हम प्रक्रिया पर बल देते हैं। बाल विकास मनोवैज्ञानिक जो बाल विकास है मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं और वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ऑप्शन बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। जो बाल विकास अध्ययन का क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर भी बल देता है, वातावरण पर बाल विकास माने जो प्रभाव पड़ते हैं उस पर भी बल देता है, और व्यक्तिगत विद्याओं जो विभिन्नताएं हैं उस पर भी बल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत ये किसने दिया था? ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी हैरिसन, या ऑप्शन सी डार्विन, या ऑप्शन डी मैकडूगल। तो जो इन्होंने जो सर्वाधिक जो वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत था फाइटेस्ट का, वो दिया था डार्विन ने। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन सी अभिवृत्ति का, या ऑप्शन डी अभिक्षमता का। तो जो साइमन बेने परीक्षण में विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का। आगे चलते 20 पे। 20 हमारा क्या रहा है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक योग्यता, ऑप्शन डी थकान, या ऑप्शन डी सभी। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो हमारा जो संवेगात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास से हमारा तात्पर्य यह है कि बालकों में भिन्न भिन्न तरह के संवेग का विकास होता है, कैसे होता है, किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता तथा थकान संवेगात्मक जो विकास है उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता भी प्रभावित करती है, और थकान तो प्रभावित करेगी। आगे चलते हैं 21 हमारा क्या रहा है कि सामाजिक, यहाँ पे प्रत्याशियों की जगह प्रत्याशाओं होगा। ठीक, यहाँ पे प्रत्याशाएं, जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का, यहाँ पे योग्यता होगा, योग्यता की जगह योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसने दिया था? हरलॉक ने, टीपी नन ने, मैकडूगल ने, या रॉस ने।
तो ये जो दिया था, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यताओं का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कहा था हरलॉक महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरलॉक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए कौशल अर्जन, ऑप्शन बी ज्ञानार्जन, ऑप्शन सी व्यवहार में परिमार्जन, या ऑप्शन डी व्यक्तिक समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार में परिवार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। अगर सीखेंगे तो व्यवहार में अपने मन से परिवर्तन आ जाएगा। आगे चलते हैं 23 हमारा कह रहा है कि ध्वनि परिवर्तन वो वाणी दोष नहीं है। ठीक, कौन सा? ऑप्शन ए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट, यहाँ पे आय की जगह होगा अस्पष्ट उच्चारण। बी कह रहा धीमी या तेज गति से बोलना। सी हकलाना और तुतलाना, या डी तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो देखो, तीव्र अस्पष्ट वाणी भी वाणी दोष में आता है, हकलाना तुतलाना भी आता है, और ध्वनि परिवर्तन यानी अस्पष्ट उच्चारण करना भी वायु दोष में आता है। लेकिन अगर धीमी गति से बोल रहे हैं या तेज़ गति से बोल रहे हैं तो ये वाणी देश में नहीं आता। ठीक, ये हमारे संवेग में या अपने बिहेवियर में आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीमी या तेज़ गति से बोलना। आगे चलते 24 हमारा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए मूल्यों का महत्व को बताना, ऑप्शन बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहारों में मूल्य स्थापन, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक अध्यापक छात्रों के लिए आदर्श होता है, अतः प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने हेतु ये आवश्यक है कि अध्यापक जो स्वयं के व्यवहार में मूल्यों का स्थापन करे, और जिससे छात्र उन मूल्यों का अनुकरण आसानी से कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन सी। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे चल रहे हैं 25 पे। 25 हमारा कह रहा है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन बी येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, ऑप्शन सी नैतिक मूल्य, या ऑप्शन डी सांस्कृतिक मूल्य। तो जो मूल्यों के वर्गीकरण में आध्यात्मिक मूल्य भी सम्मिलित है, नैतिक मूल्य भी सम्मिलित है, सांस्कृतिक मूल्य भी सम्मिलित है, लेकिन ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य। 26 हमारा कह रहा है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। जो ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक, या ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो जो व्यक्तित्व है उसमें होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। जैसे जो व्यक्तित्व का एक ऐसा तंत्र जिसमें मानसिक यानी साइकोलॉजिकल तथा शारीरिक यानी फिजिकल दोनों ही पक्ष होते हैं। यह पूर्णतः जो व्यक्तित्व है ना तो पूर्णतः सामाजिक होता है और शारीरिक होता है, ना पूर्णतः मनोवैज्ञानिक होता है। इसलिए ये दोनों व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी उभयमुखी, या ऑप्शन डी सामाजिक निर्भर। तो जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो होता है अंतर्मुखी। उससे बाहर ज़्यादा बाहर से मतलब नहीं होता, वो अकेले एकांत में रहना पसंद करता है, और ज़्यादा उसके दोस्त भी नहीं होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति जो मतलब तुरंत जो क्विक विटी रिप्लाई टाइप का तुरंत बोल देना, समाज में हर टाइप का वो करना और आगे बोलना, यह सब चीज़ें जो वो बहिर्मुखी। और जो उभयमुखी, ये इन जो दोनों के बीच में जो आता है वो उभयमुखी कहलाता है। व्यक्तित्व के ये 3 प्रकार भी होते हैं, याद रखना। व्यक्तित्व के अगर पूछ दे कि 3 प्रकार हैं, व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो वो व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इसका आंसर समझ में आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्मुखी। आगे चलते 28 हमारा कह रहा है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर व्यक्तित्व करने वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन बी कलात्मक, ऑप्शन सी बहिर्मुखी, या ऑप्शन डी धार्मिक। तो इसका सही आंसर हो जाए जो अपने ऊर्जा को बाहर करता है, यानी क्विक विटी रिप्लाई टाइप का, जो तुरंत ऊर्जा को बाहर कर रहा है। तो किस टाइप का हो जाएगा? ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहिर्मुखी। आगे चलते 29 हमारा कह रहा है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसे अभिभावक से शिकायत करेंगे,
उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। ऑप्शन बी, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन डी, उसे भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की जो भूमिका का निर्वाह करेंगे। कैसे? देखो, अगर ऑप्शन ए लें हम, तो ऑप्शन में अगर डायरेक्ट अगर कोई बच्चा वो कर रहा है, अगर शांत बैठा है वो कर रहा है, तो एज अ टीचर तुम आप तुरंत नहीं कर सकते। कहीं अगर बच्चा कोई क्लास में गलती करता तो डायरेक्ट उसको अभिभावक से थोड़ी ना कहते हैं, पहले उसको दंडित करते हैं, उसके बाद अगर नहीं मानता तो फिर पेरेंट्स को बताते हैं। तो और दूसरा, अगर कहें कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, तो अगर उसको ये तो पता नहीं कि हाँ वो मनोरोगी है, या हो सकता है कोई पारिवारिक समस्या हो या दोस्तों में कुछ हो इस टाइप से, तो इसका भी नहीं हो पाएगा। और डी तो हो ही नहीं सकता, बचा गया सी। बात यही करता है कि बच्चे को पहले स्वयं परामर्श लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद नहीं मान रहा तो फिर मनोचिकित्सक और उसके अभिभावक के पास ले जाओ। फिर अगर कोई रोगी हो तो फिर मनोचिकित्सक के पास ले जाओ। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या रहा है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए, अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन बी, अनुकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। या ऑप्शन डी, परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। कहते भाषा विकास से हमारा तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों, विचारों तथा इच्छाओं को एक दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरों की इच्छाओं, भावों को ग्रहण करता है। इसमें अब क्या कहा जाएगा, अनुबंधन भी आ जाएगा हमारा, अनुकरण भी आ जाएगा और परिपक्वता भी आ जाएगी। ये इसके प्रमुख सिद्धांत हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको डेली एक 30 क्वेश्चन का सेट लेके आते रहेंगे। आप ऐसे देखते रहिए और आसानी से सीटेट क्रैक हो जाएगा। ठीक, और आपने अभी तक साइंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए जिससे कि वीडियो सब दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।